चलिए, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने फ्रेंड्स आज मैं जो लेके आया हूं शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच लगाना है आपको जल्द से जल्द, वो मैं आपको पूरा चीज समझाऊंगा। जिसमें अनसीन पोयम रहेगा, जो अनसीन कविताएं होती है जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, वो उसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है समझ के सेकेंडों में। उसके बाद पैसेज को कैसे जल्दी जल्दी पढ़ के सॉल्व करना है, वो सारी चीज आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसमें उसको जाके देखिए, उसमें मैंने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया है और सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के सिलेबस में क्या क्या अंतर है वो उसको मैंने बताया है। और कितने तरीकों से एग्जामिनर एक पैसेज को और एक अनसीन पोयम को किस तरीके से पूछता है और उसको कैसे जल्दी से अप्रोच लगाना होता है सही, वो मैंने बताया है। उसको जाके एक बार देखिए, क्योंकि वो बहुत फायदा करेगा आपको आपके एग्जाम में। तो आज आपको बहुत सारी चीजें इस प्रीवियस ईयर में मिलने वाला है जो शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती में मिलेगा। तो चलिए, यही फॉर्मेट रहेगा। वहां पे आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इसी तरीके से आपको यहां पे अनुक्रमांक लिखना होगा, ठीक है। सारी चीजों को फिलअप करना होगा, ठीक है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को आपको जब समय मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कई बार इंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, मेन चीज यहाँ पे है, क्या है? जनरल इंग्लिश, जो कि आज मैं जो करवाऊंगा इसमें इस लेक्चर में आपका जनरल इंग्लिश होगा, जो कि आपका है कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स में आपका दो चीज है, एक है आपका इंग्लिश और एक आपका पेडागोजी है, वो है। तो दोनों आपका मतलब रहेगा, सबसे पहले इंग्लिश के प्रीवियस ईयर, उसके बाद पेडागोजी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर मैं कराऊंगा। तो चलिए, आज हम बहुत ही अच्छे से कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाना है और आपको क्वालिफाई करना है, आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र, पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको कराने जो जा रहा हूं वो है आपका अनसीन पोयम। क्या है? अनसीन पोयम। आपने अनसीन पैसेज तो किया होगा, लेकिन अनसीन पोयम आज हम लोग करते हैं कैसे। ये आपका यहां से 5 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ये सब समझने के लिए आपकी वोकैबुलरी यानी कि शब्दकोश का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको उस पर कमांड होना जरूरी है, जिससे कि आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, अब एग्जाम में कैसे अप्रोच करते हैं अगर अनसीन पोयम आ गया तो। चलिए, सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहा है, अब मैं आपको सामने देखिए, जो भी ये 3-3 लाइन का जो एक पैरा होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंजा। 3-3 4-4 लाइन का जो होता है उसको स्टैंजा बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, एक एक लाइन का हिंदी में मतलब क्या है, जिस और उस लाइन में आने वाले हार्ड वर्ड, जिससे कि आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और वोकैबुलरी की भी कमांड होगी। तो चलिए, अब मैं आपको लाइन बाय लाइन, यानी कि सबसे पहले ये लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और सारे लाइंस को मैं लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, जिससे कि आप जब उसके क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी पड़ेगा। कभी भी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद इसको समझना है, ठीक है। चलिए, अब लाइन बाय लाइन समझाता हूं मैं आपको। लिखा भी है, देखिए, ये पोयम का नाम क्या है? द ईगल। अब यहां पे लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वेरी सिंपल हिंदी में ही समझाऊंगा। अब देखिए, पहले लाइन का मतलब क्या बोल रहा है, मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, लेकिन मैं जब ये सॉल्व करूंगा तो मुझे बहुत ही कम समय लगेंगे। इसी तरीके से आपको भी कम समय लगेंगे। पहले हम एक एक लाइन को समझते हैं पोयम के, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। अब स्टैंजा, स्टैंजा 1 में जो आपका लाइन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है, ही क्लैप्स द क्रैग, क्रैग क्लैप्स और क्रूक्ड। अब इसमें हार्ड वर्ड कौन से हुए आपके? ये 3 हुए। अब इसका मतलब क्या बोल रहा है, ही क्लैप्स द क्रैक विद द क्रूक्ड हैंड्स। हिंदी में मतलब क्या हो रहा है इसका, बाज अपने टेढ़े मेढ़े मजबूत पंजों से चट्टान को कसकर पकड़े रखा है। आई होप ये चीज पहला लाइन आपको समझ में आया।
अब इससे संबंधित जितने भी हार्ड वर्ड है वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लैप्स का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ठीक है, यानी कि टू होल्ड टाइटली। मेरे इसके समझाने का मतलब क्या है, लाइन बाय लाइन, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा आप समझें। अब चलिए हम लोग, अब देखिए क्रैग का मतलब क्या होता है। इसमें क्रैग मतलब चट्टान का नुकीला हिस्सा होता है। ठीक है, और क्रूक्ड मतलब क्या होता है? टेढ़ा मुड़ा हुआ, बैंट कर्व्ड। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पोयम के दूसरे लाइन को। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है? क्लोज टू द सन, सन के एकदम नियर, इन लोनली, लोनली मतलब क्या होता है? अकेला। लैंड मतलब तो आप जानते ही हैं, लैंड्स मतलब। अब इसको अच्छे से हिंदी में समझते हैं। वह इतनी ऊंचाई, क्या बोल रहा है? वह इतनी ऊंचाई पर रहता है मानो सूरज के पास हो। वो इतनी ऊंचाई पे रहता है मानो सूरज के पास हो, बिल्कुल सुनसान जगहों में। अब इसमें जो हार्ड वर्ड है वो लोनली लैंड्स है, यानी कि वीरान जगहें हम लोग बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको? वीरान जगहें। अब हम इसको लाइन बाय लाइन क्यों समझ रहे हैं? लाइन बाय लाइन हम इसलिए समझ रहे हैं कि आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे बच्चों, तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और जल्द से जल्द आप सॉल्व कर पाएंगे सेकेंडों में। अब क्या बोल रहा है थर्ड लाइन में? रिंग्ड, रिंग्ड विद द एश्योर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। क्या बोल रहा है? बाज चारों तरफ फैले नीले आसमान। अब नीले आसमान, नीले आसमान को हम एडवांस में नीला जो आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है एज्योर। कभी भी आपको ये वर्ड आपको दिखा तो आप समझ जाइएगा कि ये रंगों की या किसी को विस्तारित रूप में मतलब उसको बताना चाहता है। तो यहां पे जो एज्योर हुए है वो नीले के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जामिनर एज्योर वर्ड इसलिए डाला है हार्ड वर्ड, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम देने वाले हैं कंफ्यूज हो। आप एज्योर आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, हार्ड वर्ड इसमें कौन से मिले? रिंग्ड यानी कि सराउंडेड, घिरा हुआ, इसका मतलब होगा। यहां से आपका एक चीज और सुधर रहा है। क्या सुधर रहा है? वो कैब भी। अब आप लाइन बाय लाइन तो मैं आपको पोयम बता रहा हूं, लेकिन आपका वोकैबुलरी भी सुधर रहा है, शब्दकोश भी। क्या बोल रहा है? देखिए एज्योर, एज्योर का मैंने मतलब बताया कि कुछ आपको डिफाइन कर रहा है। क्या बोल रहा है? चमकीला नीला आसमान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्टैंजा टू, स्टैंजा टू मतलब क्या? द व्रिंकल्ड सी बीनेथ, बीनेथ का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको अगर समझा रहा हूं तो मुझे मेरे समझाने के बाद आपका दोस्तों कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, किसी के दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। बीनेथ का मतलब होता है आपका, देखिए बिसाइड मतलब तो बगल में होता है, लेकिन बीनेथ का मतलब होता है तिरछा बगल। क्या होता है? तिरछा बगल के लिए हम बीनेथ यूज करते हैं। द व्रिंकल्ड सी बीनेथ हिम क्राउल्स, यानी कि क्या बोलना चाहता है? उसके नीचे समुद्र की छोटी छोटी लहरों, लहरों के कारण झुर्रीदार दिखता है, धीरे धीरे रेंगता है। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है? क्राउल्स का मतलब होता है आपका रेंगना। ठीक है फ्रेंड्स, क्राउल्स का मतलब होता है आपका रेंगता हुआ लगता है। अब इसमें आपके जो हार्ड वर्ड लिख ले इस आपके मतलब पोयम के लाइन में, चौथे लाइन में, वो ये है व्रिंकल्ड सी और लहरों वाला समुद्र झुरियों जैसे दिखने वाला। और क्राउल मतलब क्या होता है? रेंगना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो डायरेक्ट दौड़ता नहीं है, रेंग रेंग के चलता है, यानी कि क्राउलिंग करता है। अब आप बोलेंगे कि सर आप लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं तो हमें को क्या फायदा होगा? लाइन बाय लाइन समझने से आपका जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी लगेगा। ठीक है, मुझे समझाने में इतना ज्यादा समय लग रहा है और आपको इस लेक्चर्स के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था आपके सिलेक्शन के लिए, तो मैं वो पूरा निभाऊंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लाइन नंबर 5 में? ही वॉचेस फ्रॉम द माउंटेन वॉल, यानी कहना चाहता है वो अपने पहाड़ियों के ठिकानों से चारों ओर से देखता है। अब इसमें क्या बोलना चाहता है कि वह अपने पहाड़ियों ठिकाने से चारों तरफ देखता है। हार्ड वर्ड इसमें से कौन से मिले? माउंटेन वॉल्स, पहाड़ियों की ऊंची चट्टाने जहां बैठता है। ये इस लाइन से हम लोगों ने लिया। ठीक है, माउंटेन वॉल्स को,
यानी कि इसका हम लोगों ने मीनिंग देखा। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होता है इंग्लिश में, इसीलिए मैं एकदम आपको छोटे बच्चे की तरह हर एक का मतलब समझाते हुए मैं बता रहा हूं। क्योंकि कई बार पैसेज कभी इजी आता है कभी हार्ड, और उसकी कैटेगरी होती है अलग अलग, पैसेज का टाइप पूछता है एग्जामिनर, तो टाइप मैंने डिस्कस किया है। लेकिन पोयम में कई बार बहुत लोगों को दिक्कत आता है। ठीक है, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन समझा रहा हूं। अब देखिए छठवें लाइन में पोयम में क्या दिया था कि एंड लाइक द थंडर बोल्ट। अब यहां पे थंडर बोल्ट, यहां से मैं आपको एक और वोकैबुलरी शब्दकोश दूंगा जो आपका देखिए थंडर बोल्ट और थंडर स्ट्रॉम, थंडर बोल्ट और थंडर स्ट्रॉम, थंडर स्ट्रॉम, ये दोनों का मतलब होता है बिजली कड़कना। बिजली जो कड़कती है आसमान में, इन दोनों का मतलब वही होता है, बिजली कड़कना। ठीक है, तो यहां से आपने एक वोकैबुलरी भी सीख लिया। ठीक है, बाज अचानक तेजी से झटपटाता है, बिल्कुल बिजली, देखिए बिजली बोल रहा है बिजली की तरह। ठीक है, अब चलते हैं हम, इसमें जो हार्ड वर्ड है, जो आपका क्या है हार्ड वर्ड, थंडरबोल्ट यानी कि बिजली की तेज गिरना, जो कि आपको मैं बताया हूं। इसके साथ एक और वर्ड बता दिया मैंने, थंडरस्टॉर्म। ठीक है, फॉल्स का मतलब ये होता है, यह अर्थ है नीचे तेजी से गिरना, झटपट, झपट। अब हम लोग यहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए आपको कितना आसान लगेगा ये क्वेश्चन, आप बोलेंगे सर मजा ही आ गया। चलिए, अब इसमें आपको पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इन द फ्रेज, फ्रेज का मतलब क्या होता है, जो मुहावरे जैसा लिखा हो। इडियम एंड फ्रेजेज, इडियम एंड फ्रेजेज मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को वहां पे आपको समझने आना चाहिए। अब सर बोलेंगे 56 से क्यों, क्योंकि थर्ड आपका सेक्शन में इंग्लिश है, तो आज इंग्लिश कवर कर रहे हैं। फ्रेज, द व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड सी की बारे में बात कर रहा है। हम लोगों ने पूरा लाइन को समझा था, व्रिंकल्ड सी। तो पूछ रहा है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, अंडरलाइन वर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आइए समझते हैं। तो आपको इसमें बताना चाहूंगा कि अगर आप हर एक चीज को पढ़े हैं, ग्रामर्स पढ़े हैं या वोकैबुलरी पे कमांड है, तो आप जल्दी से बता देंगे। कभी भी आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका किसी भी वर्ड के आगे अगर ईडी लिखता है, ईडी, तो वो होता है पास्ट से संबंधित होता है। ये आपने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा ही होगा, किसी भी वर्ड के आगे ईडी लग गया तो वो पास्ट होता है। ठीक है, अब यहां पे मेन मुद्दा क्या है, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं, पास्ट पार्टिसिपल। अब मैं इसके साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है। मेरा मकसद आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आंसर मार के चले जाना ही नहीं है, इसीलिए मैंने आपको अनसीन पोयम जो आपने कभी पढ़ा नहीं था उसको लाइन बाय लाइन समझाया, और उसके बाद उसमें से कठिन वर्ड का मतलब बताया, जिससे कि आपका शब्दकोश बढ़े। अब यहां पे क्या बोल रहा है, मैंने अभी बताया कि किसी भी वर्ड के आगे अगर ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट बन जाता है। लेकिन इस आंसर में वहां पे आप जाके अगर ये चीज नहीं पता होगा तो आप वहां पे गलत करके आ जाएंगे कंफर्म। मुझे पता था इसलिए मैंने झट से आपका आंसर लगाया 1 सेकंड के अंदर। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है पास्ट पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट तो जानते हैं, वर्ड के आगे अगर ईडी लग जाए तो वो आपका पास्ट होता है। लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है, चलिए समझते हैं। पार्टिसिपल क्या होता है, देखिए क्या बोल रहा है, पास्ट पार्टिसिपल व्रिंकल्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आसान भाषा में आपको समझाता हूं, यहां सी के बारे में बात हो रहा है। सी कैसा है, व्रिंकल्ड है। ठीक है, व्रिंकल्ड है। अब व्रिंकल्ड क्या है आपको बता रहा है, व्रिंकल्ड यानी कि सी की क्वालिटी बता रहा है। और आप जानते हैं कभी भी किसी की क्वालिटी बताई जाती है तो वहां पे एडजेक्टिव यूज होता है, जो कि आप हिंदी में पढ़े हैं, विशेषण। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको विशेषण कहते हैं, उसी को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज ग्रामर के जो आपका सी टेट और सीजी टेट में पूछता है वो भी आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा, लेकिन बने रहना है। क्योंकि यहां पे व्रिंकल्ड थर्ड फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है रिंकल, रिंकल्ड, व्रिंकल्ड।
इसलिए यहां पे पास्ट पार्टिसिपल होता है। अब किसी बच्चे का वो होगा कि पार्टिसिपल क्या होता है सर, आप ये बताइए मुझे। तो पार्टिसिपल का मतलब होता है कोई भी वर्ब का या नाउन का अगर आप क्वालिटी बताते हैं पास्ट में, तो वहां पे पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे 57 प्रश्न क्या बोल रहा है, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने अपनी नॉलेज को इनहेंस नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप वहां पे जाके फंस जाएंगे। एग्जामिनर इसीलिए वो करता है। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, लाइक वर्ड जहां भी यूज होता है, क्या बोल रहा है, लाइक अ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट के जैसा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है। देखिए ऐसा आप, मैं एकदम जल्दी से जल्द आपको ऐसा टिक मार के नहीं जाने वाला हूं। मैं हर एक चीज को विस्तार में बताऊंगा जिससे कि आप इस लेक्चर्स के बाद कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। लाइक जहां भी वर्ड यूज होता है वहां पे याद रखिएगा सिमिली यूज होता है। क्या यूज होता है, सिमिली। अब बोलेंगे सर सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, आपने हिंदी में अलंकार तो पढ़ा होगा, वही इंग्लिश में ये इनको बोला जाता है। तो कभी भी लाइक वर्ड आए, कभी भी लाइक वर्ड आ जाए और पूछे कि ये एग्जाम्पल किसका है, तो सिमिली का है, ठीक है। अब नीचे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जब दो चीजों की तुलना हो, जब दो चीजों की तुलना हो यानी कि कंपैरिजन हो, लाइक और एज यूज जहां पे आपको दिखेगा, तो वहां पे याद रखिएगा, वहां पे हम सिमिली कहते हैं उस जगह को, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, क्या लिखा है, ही रन्स लाइक अ चीता, यानी कि वह जो है वो चीता की तरह दौड़ता है। तो लाइक यहां पे यूज हुआ, लाइक, तो लाइक जहां भी यूज होगा वहां पे सिमिली यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने हिंदी में अलंकार पढ़े होंगे ना, उसी तरीके से इसमें हम सिमिली, मेटाफर ये सब पढ़ते हैं। तो आप जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चंस को बता रहा हूं, क्वेश्चन के सही आंसर को बता रहा हूं, सही आंसर को में हार्ड वर्ड है उसको बता रहा हूं, और सही एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, जिससे कि आप एग्जाम में एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होके जाएं। एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा, मैं पहले वीडियो में बताया था, ठीक है। और सारे फुल में फुल मार्क्स आपको दिलाना मेरा कर्तव्य है, और आपका सिलेक्शन मेरा एम है। अब 58 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको 58 में बोल रहा है द करेक्ट आईपीए। अब कोई पूछ देगा कि सर आईपीए क्या है। अगर आपको आईपीए नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में कैसे करेक्ट आंसर मारेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे पता है कि आईपीए क्या होता है, इसलिए मैं, आप देखिए, मैं आपका करेक्ट आंसर में मार सकता हूं, बी इसका करेक्ट आंसर है। अब बोलेंगे सर आपने सेकंडों में कैसे मार दिया, एक सेकंड के अंदर आपने करेक्ट आंसर कैसे मार दिया, बी ही आंसर क्यों होगा, तो चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए क्रुक्ड, अब यहां से मैं आपका मेन मुद्दा है, सबसे आसान हिंदी उच्चारण में क्रुक्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, क्रू और क में छोटी की मात्रा की, ड, क्रुकिड, लेकिन ऐसे पढ़ते हैं। तो अब आईपीए को तोड़कर समझते हैं। अब मैं इसमें आईपीए का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। आईपीए का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फाबेट। फोनोटिक मतलब क्या होता है, उच्चारण सही आना चाहिए किसी भी चीज का। कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हैं उसका एक्सेंट सही होना चाहिए, फोनोटिक सही होना चाहिए, तब उसको हम आईपीए का नाम देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फोनोटिक अल्फाबेट। उच्चारण इसको कैसे करेंगे, क्रुक और हाइफन लगा के, ऐसे हाइफन बोलते हैं इसको, क्रुक्ड हाइफन आईडी, क्रुकिड, क्रुकिड उच्चारण होगा लेकिन क्रुक्ड पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए 59 क्वेश्चन में इसी पैटर्न में आपको पूछेगा, अगर आप ये चीज करके नहीं जा रहे हैं और वीडियो को बीच में छोड़ रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, इस वीडियो को 1% ही लोग देखेंगे, और मुझे पता है 1% लोगों का ही सिलेक्शन होगा। और मुझे भरोसा है कि आप अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं, 1% में आना चाहते हैं, तो आपको पूरा वीडियोस देखना है, बीच में नहीं जाना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा फ्रेंड्स। अगर आप छोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी आप अपनी जिंदगी में गलती करेंगे। अब इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे,
इतने ही इसी लेवल का क्वेश्चन आएंगे हार्ड टाइप के। अगर आपको हर एक चीज पे कमांड है तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे यहां पे बोल रहा है कि द फ्रेज लोनली लैंड्स, ये कहां से उठाया क्वेश्चन? ये आपका अनसीन पोयम से उठाया है, जो मैंने लाइन बाय लाइन समझाया था। फ्रेज मैंने आपको बताया था मुहावरे और लोकोक्तियां के लिए यूज करते हैं। फ्रेज इन लोनली लैंड्स द अंडरलाइन वर्ड द एग्जाम्पल ऑफ, बोल रहा है कि ये जो लोनली लैंड है, जो अकेला इकलौता जो लैंड है, वो आपका किससे बिलोंग करता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजेक्टिव वो चीज होता है जहां पे विशेषता बतलाई जाती है। तो पूछ रहा है कि यहां पे लोनली जो है वो आपका क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आपका वर्ब है कि नाउन है? ठीक है, तो यहां पे तो विशेषता बतला रहा है किसका? लैंड्स का ना। तो जब विशेषता बतलाएगा तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो आप देखिए नाउन, नाउन होगा नहीं। ठीक है, अब नाउन ही इसका आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाउन तो आपका ये हो गया ना, नाउन क्या हो गया आपका? नाउन आपका इसमें है लैंड, नाउन है। ठीक है, क्या है? LANDS, लैंड्स आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन नहीं हो सकता, वर्ब भी नहीं होगा, एडवर्ब भी नहीं होगा, आपका क्या होगा? एडजेक्टिव। चलिए समझते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि लैंड्स एक नाउन है, जो कि मैंने ऊपर बताया था, जमीन और प्रदेश के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, हमने नाउन पढ़ा था, नेम प्लेस थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब लोनली बता रहा है लैंड कैसी है। लोनली क्या बता रहा है? लैंड कैसी है, यानी कि वो जमीन कैसी है? अकेली है, सुनसान है, वीरान है। ठीक है, यानी कि नाउन की क्वालिटी बता रही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी क्वालिटी बताई जाती है किसी भी इंसान की या किसी भी वस्तु की या किसी भी जगह की, तो वहां पे एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो शब्द नाउन कैसा है बताए, वहां पे हमेशा क्या यूज होता है? एडजेक्टिव। ये चीज आप दिमाग में सबसे पहले बैठाइए फ्रेंड्स। ठीक है, अब देख रहे हैं मैं कितनी जल्दी जल्दी और कितनी सेकंडों में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर रहा हूं। आप भी ऐसे करेंगे, लेकिन लेक्चर को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अब 60वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है 60वां प्रश्न में कि विच वर्ड इन दिस पोयम, ऐसा कौन सा वर्ड है इस पोयम में, हैज नॉट बीन। अब यहीं पर बच्चा गलती करके आता है एग्जाम में। ठीक है, नॉट बीन लिखा है, नॉट को कई बार लोग छोड़ देते हैं और बिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में बोल रहा है कि इस पोयम में क्या वर्ड जो यूज किया गया है वो वर्ब नहीं कहलाएगा, वर्ब नहीं कहलाएगा, वर्ब नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्राउल वर्ब नहीं है, तो यहां पे आप एलिमिनेशन ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता क्राउल नहीं है? क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए हमको पता है। आप भी ऐसे कर सकते हैं जब आप मेरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। तो इसमें जो वर्ब नहीं है, क्लैश भी वर्ब नहीं होता है, क्लोज भी नहीं होता है, स्टैंड आपका वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन वाली चीजें, जैसे खाना, रोना, हंसना, जागना, खेलना, उठना, बैठना, जो भी एक्शन होता है, एक्शन, वो आपका वर्ब कहलाता है। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में मैं भी बता देता हूं। क्लैस्प, क्लैस्प, क्लोज, क्राउल, ये शब्द वर्ब के साथ साथ दूसरे में भी यूज करते हैं इसको। नाउन की तरह भी यूज करेंगे, एडजेक्टिव की तरह भी यूज करेंगे, लेकिन स्टैंड जो है पोयम में जो बता रहा है स्टैंड, वो सिर्फ वर्ब की तरह ही यूज किया जाएगा, वर्ब की तरह आया है, क्योंकि कोई दूसरा फॉर्म यूज नहीं हो सकता। ठीक है, स्टैंड का दूसरा फॉर्म यूज कर सकते हो क्या आप? स्टैंड, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ऐसा कभी यूज किया है आपने? नहीं ना। तो वही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा स्टैंड। अब 61 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा चाहता है। ठीक है, 61 क्वेश्चन आपका ये बोलना चाहता है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। बोल रहा है विच ऑफ द वर्ड्स, ऐसा कौन सा वर्ड है जो पोयम दिया गया है आपको, इन दिस पोयम डिनोट्स द मीनिंग ऑफ ब्राइट ब्लू।
अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा वर्ड है पोयम में जो एक चमकीला नीले आसमान को दर्शा रहा है, तो मैंने वर्ड्स बताया था एज्योर। तो एज्योर इसका करेक्ट आंसर है, क्रूक्ड नहीं है, क्रैक नहीं है, रिंग्ड नहीं है। अब ये कितने आसान लग रहे हैं, इसीलिए आप हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ कीजिए बच्चों। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपका सिलेक्शन दिला के रहूंगा, क्योंकि मेरा एम ही वही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझते हैं क्रूक्ड। अब क्रूक्ड का, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है, सिर्फ एक ऑप्शन का मतलब बता के नहीं चले जाऊंगा जल्दी से, मैं चारों ऑप्शन का मतलब बताऊंगा, जिससे आपका चार वोकैबुलरी, चार शब्दकोश आपके अंदर और आ जाएगा। तो क्रूक्ड का मतलब होता है आपका टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट नहीं। यहां से आप वोकैबुलरी सीख रहे हैं, ठीक है, शब्दकोश पर कमांड कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्रैग का मतलब होता है पहाड़ का नोकीला चट्टान। क्या होता है? पहाड़ का नोकीला चट्टान। एज्योर का मतलब होता है चमकीला नीला रंग, चमकीला नीला रंग, ठीक है। कई बार आपसे क्वेश्चन क्या है, अगर आप ये सब चीज जानते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एज्योर, तो चार ऑप्शन दे देगा। अब एज्योर आप नहीं समझे होंगे या उसका मतलब नहीं पता होगा, मेरा मकसद ये है कि सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट करके जल्दी से भागना नहीं है। चारों ऑप्शन का एक करेक्ट ऑप्शन का आंसर, उसका मीनिंग, और उसके अलावा जितने भी और वर्ड है, तीन ऑप्शन और जो करेक्ट ऑप्शन के अलावा है उसका भी मीनिंग बताना मेरा कर्तव्य है, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी सुधरे सुधरे, शब्दकोश में कमांड हो। अब रिंग्ड का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ, चारों तरफ से गिरा हुआ, ठीक है। चलिए अब 62 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चंस में हमको क्या बोलना चाहता है? 62 का क्वेश्चंस बोलना ये चाहता है कि आपका इन द ओपनिंग लाइन, जो भी पोयम में जो ओपनिंग लाइन है स्टार्टिंग, देयर इज अ रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है? बार 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 कोई भी चीज बोलते हैं, जैसे क्लैप क्लैप क्लैप, लोनली लोनली लोनली, ये रिपीटिशन हुआ। द साउंड लाइक अ के, जो के साउंड करते हैं बोलने उच्चारण में, ठीक है, उनका रिपीटिशन होता है। उस फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं, उच्चारण बोल रहे हैं जिसमें के साउंड करे, के साउंड करे, तो वह उसको हम इन चारों में से क्या बोलते हैं? मैं एक आंसर सही बताऊंगा और उसके जुड़े हुए तीन ऑप्शन को भी बताऊंगा एक्सप्लेन करके, जिससे कि अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपको यही उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आए और इनको एक हटा के सही हटा के तीन और पूछे, तो आपको वो चीज पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका क्या बोल रहा है? जो के साउंड वाले, मतलब रिपीट होने वाले जो क्वेश्चन है, उनकी क्या विशेषताएं होती है जो उस पोयम में ओपनिंग में दिया है? तो ओपनिंग में जो दिया है उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एलिट्रेशन ही क्यों हुआ? अब देखिए, एलिट्रेशन, एलिटरेशन, एक जैसे स्टार्टिंग साउंड जो बार बार आए, एक जैसे स्टार्टिंग साउंड जो बार बार आए उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि क्लैस्प, इसमें क का साउंड आया, इसमें क्राउल, इसमें क का साउंड आया, इसमें क्लोज, इसमें क का साउंड आया, तो सभी में क का साउंड आ रहा है, इसीलिए एलिटरेशंस बोलते हैं। क्या आपको ये सब चीजें आपने पहले पढ़ा था? नहीं। आप इसमें कितने विस्तार में और अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये चीज आप पढ़िए फ्रेंड्स, क्योंकि यही चीज आपको एग्जामिनर इतनी हार्ड हार्ड चीजें कई बार पूछता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फेल कर पाए, और आपके पास एक मेंटर है, एक सही डायरेक्शन देने वाला टीचर है। रिपीटिशन, रिपीटिशन मीनिंग तो मतलब आप सभी जानते हैं, जब पूरा शब्द, पूरा वाक्य बार बार दोहराया जाए, रन रन रन, तो ये रिपीटिशन हो गया। तो सही आंसर इसका क्या था? एलिट्रेशंस, ठीक है। अब रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है पोयम में हर स्टैंजा, स्टैंजा मैंने आपको बताया था कि तीन तीन चार चार लाइन का एक स्टैंजा बनता है, ठीक है। स्टैंजा के एंड में एक ही लाइन में बार बार जो आती है वर्ड, जैसे स्टार्टिंग में एक वर्ड आया और लास्ट में उस स्टैंजा के लास्ट में वर्ड आया, तो जैसे शुरुआत में कोई भी आप गाना गाते हैं तो शुरुआत में कुछ वो बोल रहे हैं और लास्ट में एक पैराग्राफ खत्म होने पे भी वो बोल दिया जाता है, तो वो चीज आपका क्या कहलाता है? वो चीज आपका कहलाता है रेफरेन कहलाता है।
आई शैल रिटर्न अगेन, बार बार हर स्टैंजा के बाद जो रिपीट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रेन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब कोरस, कोरस क्या बोलते हैं, कोरस को क्या बोलते हैं, कोरस आपने वर्ड भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या उसका मतलब है, कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे। कोरस, कोरस का मतलब क्या होता है, वह हिस्सा जो ग्रुप में एक साथ बोला जाए या कहा जाए। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि जब ग्रुप में कोई गाना गाता है तो उसमें क्या होता है, सभी लोग मिलकर एक ही चीज को रिपीट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप ये जो आपका अनसीन पोयम था उसमें मैंने एक एक चीज को, फ्रेंड्स, दोस्तों, भाई बहन, सब मैं आप लोगों को बता दिया। अब तो आपने सॉल्व करने का तरीका और सभी चीज का मतलब वोकैबुलरी सीखा। अब फ्रेंड्स 1 मिनट का पॉज लेते हैं और अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम अनसीन पैसेज। सबसे पहले अनसीन पोयम, जो आपने कविता कभी पढ़ी नहीं है, उसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करना है मैंने बताया, उसका मतलब बताया, शब्दकोश उसमें हार्ड हार्ड क्या थे वो बताया, 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है उसका मतलब, और उसके अलावा जो सही ऑप्शन नहीं है उसका मतलब बताया। तो कितना सारा आपको नॉलेज मिला। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 मिनट का पॉज देकर अनसीन पैसेज को, ठीक है। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है सेकंडों में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो जाके देखिए। और उसमें अनसीन पैसेज के मैंने टाइप्स बताया है कि कितने प्रकार का पैसेज पूछा जाता है। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, क्वेश्चन आपने जो पढ़ा और उसका एग्जैक्ट आंसर पैसेज में मिल जाता है, लेकिन कई बार वो क्या करता है, आप जो क्वेश्चन पढ़े वो पैसेज में नहीं मिलता है। तो मैंने 5 कैटेगरी पैसेज की बताई है जो कि एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फेल करने की कोशिश करता है। तो जाके पहले वो देखिए, तब आपको यहां पे आप एकदम जल्द से जल्द 1 सेकंड में जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए अनसीन पैसेज को करते हैं। अब अनसीन पैसेज के भी लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वहां पे क्या करना है, आपको एक ऊपर के 2 लाइन, बीच के 2 लाइन और नीचे के 2 लाइन को जल्दी जल्दी से पढ़ के, कब पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैसेज पे आना है, ठीक है। और ऊपर के 2 लाइन, बीच के 2 लाइन, नीचे के 2 लाइन पढ़ के समझना है कि ये पैसेज में बोल क्या रहा है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा लाइन बाय लाइन का बताऊंगा, उसमें हार्ड वर्ड से आपका शब्दकोश बढ़ाऊंगा, वोकैबुलरी, जिससे कि आपको पूरा पैसेज समझ में आ जाए और आप अच्छे से सॉल्व कर पाए एग्जाम में। तो पैसेज पढ़े, जब एग्जाम में आप पैसेज सॉल्व करेंगे तो पैसेज को पढ़े बिना, सबसे पहला काम स्टेप है क्वेश्चन को पढ़ना पैसेज के द्वारा जो पूछा गया है, उसके बाद पैसेज में आना है। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं जो फंस जाते हैं, और पैसेज आपका फोकट में नंबर देता है अगर आपको अच्छे से समझ आया तो, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको समझाऊंगा, जैसे ये लाइन, ये सारे लाइंस को, एक एक लाइन को समझाऊंगा, और एक एक लाइन में जितने भी हार्ड वर्ड होंगे उसका मतलब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो लाइन बाय लाइन को समझते हैं, यहां से हम लोग पैसेज के लाइन बाय लाइन को समझते हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है, पहले लाइन में आपको पैसेज में क्या बोला गया है, पहले लाइन में कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिट्स, यानी कि कहना यह चाहता है आपको, जो इतिहास पढ़ने से हमको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। क्या बोल रहा है, पहला लाइन का मतलब क्या हुआ पैसेज का, इतिहास पढ़ने से हमें बहुत लाभ मिलते हैं, ठीक है। पहला लाइन तो मतलब हो गया। अब दूसरे लाइन में देखिए क्या बोलना चाहता है, फर्स्ट वी लर्न फ्रॉम द पास्ट, जितनी भी चीजें हम सीखते हैं प्रेजेंट में, यानी कि अभी हम लोग जो भी चीज सीख रहे हैं वो हम अपने इतिहास से सीखते हैं, हम अपने अतीत से सीखते हैं। अब आपका तीसरा लाइन क्या बोलना चाहता है, पहले पूरा लाइन बाय लाइन मुझे समझा लेने दीजिए, जिससे कि आपको पूरा, जब आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। और आप वीडियो जरूर देखिएगा पहला, उसमें आपको मैं एकदम सेकंड में पैसेज कैसे करते हैं, जो बाकी लोग क्या करते हैं समय लगाते हैं, वो मिलेगा आपको। तीसरा लाइन क्या बोल रहा है, वी मे रिपीट मिस्टेक्स, वी मे रिपीट मिस्टेक्स
but at least we have the opportunity to avoid them. क्या है avoid मतलब होता है बचना, opportunity मतलब होता है अवसर, ठीक है। हो सकता है कि हम वही गलतियां दोबारा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में हमें उन्हें टालने का मौका देता है, ठीक है। अब इसमें हार्ड वर्ड क्या मिला आपको, जो कि आपका यहां से वोकैबुलरी सुधर रहा है, आपका मिल रहा है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, जो मैंने आपको बताया था। अब हम लाइन चौथा समझते हैं। देखिए लाइन बाय लाइन समझाने का मतलब मेरा ये है मकसद कि आप जो भी बच्चों हैं वो पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाए, एक भी सिंगल डाउट ना बचे। तो क्या बोलना चाहता है चौथे लाइन में, सेकेंड हिस्ट्री टीचेस व्हाट क्वेश्चन आस्क्स अबाउट द प्रेजेंट। अब हिस्ट्री के तीन प्रकार होते हैं, एक एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि आपका होता है प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है आपका मेडाइवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका होता है आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो यही बोल रहा है सेकंड हिस्ट्री टीचेस अस द व्हाट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द प्रेजेंट, यानी कि अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझाना चाहूं तो इतिहास हमें वह सिखाता है जो वर्तमान के बारे में कौन सा सवाल पूछने चाहिए, यानी कि हमको वर्तमान में कौन से सवाल पूछने चाहिए इतिहास ही हमको सिखाता है, ठीक है। अब पांचवा लाइन को समझते हैं, इसमें क्या बोलना चाहता है, कॉन्ट्रेरे some people views to study the history is not the memorization names and dates and places। मतलब कहना चाहता है कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ ज्ञान, नाम, तारीख, जगहों को याद करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हार्ड वर्ड इसमें से कौन से हुए जो आपको पैसेज में मिले हैं लाइन बाय लाइन में, वो कैब यानी कि आपका शब्दकोश। तो हार्ड वर्ड जो है वो कॉन्ट्रेरे है, कॉन्ट्रेरे का मतलब होता है इसके विपरीत, और मेमोराइजेशन का मतलब होता है याद करना। ये जरूर आप लिख लीजिएगा, इससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए लाइन नंबर 6 करते हैं। आपको थोड़ा बहुत ये लगेगा, लेकिन आप एक बार पूरा समझने के बाद बहुत ही मजा आ जाएगा आप जब करने जाएंगे एकदम सेकंड में, ठीक है। इट इज द it is the thoughtful examination of the forces that have the shapes the course human life। क्या बोलना चाहता है आपको सिंपल सी बात में कि इतिहास असल में उन कारणों के बलों को गहरा अध्ययन है जिन्होंने मानव जीवन को बदल दिया। हार्ड वर्ड इसमें क्या बोला, थॉटफुल एग्जामिनेशन, गहरा सोच समझकर किया गया अध्ययन। अब इसमें और कौन कौन से हार्ड वर्ड्स है, फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब वो बल यहां पे यूज नहीं कर रहा है, फोर्सेस का मतलब कारण बता रहा है, कारक और कारण बता रहा है। यही वर्ड अगर नहीं पता होगा तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। शेप्ड ऑफ द कोर्स, दिशा बदली। अब लाइन आपका साथ में क्या बोल रहा है, वी एग्जामिन इवेंट फ्रॉम द पास्ट एंड देन ड्रॉ द इन्फरेंसेस। मतलब कहने का एक मकसद ये है कि जो घटनाओं के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं हम, वो कैसे निकाल पाते हैं, इतिहास के माध्यम से ही ना भाई या बहन। चलिए अब इसमें हार्ड वर्ड जो है वो आपका यहां पे क्या था, एग्जामिन, जांच करना, और इन्फरेंसेस का मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन कहा जाता है। चलिए लाइन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग कि हिस्ट्री टीचेस अबाउट द लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम। इतिहास हमें संभावित परिणामों के बारे में बताता है। लाइकली आउटकम्स हार्ड वर्ड था इसमें, संभावित परिणाम। देखिए आपको कितनी सारी बेनिफिट्स मिल रही हैं। एक तो आपको लाइन बाय लाइन पैसेज समझा रहा हूं, वहां से शब्दकोश जो हार्ड वर्ड है उसका मतलब समझा रहा हूं। तो अब बताइए आपको कितना ज्यादा आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। जो बाकी लोग इस चीज को ना समझ के जल्द से जल्द कोई टीचर के द्वारा यूट्यूब पे समझा दिया जाए, जल्द से जल्द वो खुद ही समझ के आपको समझा रहा है, तो जब तक आप वर्ड्स पे कमांड नहीं करेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं समझेंगे, तो आपको कैसे पता होगा। लाइन बाय लाइन समझने के लिए आपको सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर का 6 से 7 लाइन पढ़ना है, और जो नए वर्ड्स मिलते हैं उसका मतलब लिख लेना है साइड में। उससे क्या है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग अप डेवलप करेगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझिए इस चीज को।
क्योंकि मैंने उसी तरीके से किया, और जो आप देख रहे हैं किस किस तरीके से मैंने इतने मेहनत से आपके लिए ये चीज किया है, एक एक चीज को। तो जिस तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करता हूं सिलेक्शन के लिए, उसी तरीके से बच्चों आपको मेहनत करना है। ठीक है, चलिए अब लाइन हम लोग समझते हैं। नौवे लाइन में क्या बोलता है पैसेज के, अनदर बेनिफिट्स ऑफ स्टडी। स्टडी के जो अदर अलग अलग जो लाभ है, हिस्ट्री ऑफ द ब्रॉड रेंज, ब्रॉड मतलब होता है विस्तार। ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब लोगों का जो अनुभव है, विच इज कवर्ड, जो कि इस चीज को कवर्ड करता है। इतिहास में मानव जीवन के अनेक अनुभव शामिल होते हैं। हार्ड वर्ड क्या है, ब्रॉड रेंज, विस्तृत दायरा। ठीक है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस मानव अनुभव, यहां से आपने ये चीज सीखा। चलिए अब हम लोग 10वें लाइन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे समझाने में लाइन बाय लाइन थोड़ा लग रहा है समय, लेकिन आपको क्वेश्चन करने में सेकेंड नहीं लगेंगे। क्या बोल रहा है 10वें लाइन में, वॉर एंड पीस। पीस मतलब होता है शांति, वॉर मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। सर्टेनली कवर्ड एज द नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इतिहास में जो भी युद्ध हुए हैं, शांति और राष्ट्रीय वह अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भी उसमें शामिल है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब लाइन नंबर 11 देखते हैं। ज्यादा लाइन नहीं है इसमें, 12-13 ही होंगे। आप उसको बाद देखिए कितना जल्दी जल्दी आपको करेंगे। ठीक है, देखिए हाउएवर मैटर्स द कल्चर। अब क्या बोल रहा है कि लेकिन क्या मैटर करता है, कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द हिस्टोरिकल स्टडी। लेकिन संस्कृति जैसे कला, साहित्य, संस्कृति इतिहास का हिस्सा है। अब इसमें जो हार्ड वर्ड आपको मिले हैं, हार्ड वर्ड क्या है इसमें, मैटर्स ऑफ कल्चर्स, ये आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, मैटर ऑफ कल्चर। अब 12वां लाइन समझते हैं क्या बोलना चाहता है। 12वां लाइन ये बोलना चाहता है, ह्यूमन नेचर इज इंपॉर्टेंट। जो इंसान की जो प्रवृत्ति होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री के लिए। क्योंकि इमोशंस लाइक पैशन, ग्रीड, लालच, और आपका जो पैशन है, इनसिक्योरिटी हैव इन्फ्लुएंस्ड का मतलब क्या होता है, यहां पे मैं बता देता हूं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इसमें ईडी लगा है, तो इसका मतलब होता है प्रभाव। देखिए मैं कितना आपका वोकेबलरी, शब्दकोश भी सुधार रहा हूं। और इसमें हार्ट जो वर्ड मिले हैं वो आपका है पैशन। पैशन मतलब होता है जुनून, ग्रीड मतलब होता है लालच। ठीक है, और इनसिक्योरिटी मतलब होता है असुरक्षा। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना, जो कि मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, अब देखिए 13वां लाइन क्या कहता है, एनीवन हु थिंक्स दैट, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि सोचता है कि द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो आप इतिहास पढ़ते हैं वो आपका क्या है, बोरिंग होता है। लेकिन नहीं, बोरिंग कभी भी इतिहास नहीं हो सकता। हैज नॉट अ रियली स्टडीड हिस्ट्री, जिसे इतिहास बोरिंग लगता है उसने कभी भी इतिहास को सही तरीके से नहीं पढ़ा है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से आपका बनता है मेन क्वेश्चन, जो कि आप देखना कितना जल्दी करेंगे, क्योंकि आपको हर एक चीज हो चुका है, समझ आ चुका है। चलिए क्या बोल रहा है इसमें, अब देखिए इसमें आपका बोलना चाहता है कि जो अस है, अस जो है, हिस्ट्री टीचेस अस, मेन आपको जोर देना है इस पे, अस अबाउट द लाइकली आउटकम्स। मतलब क्या बोल रहा है, हिस्ट्री हमको पढ़ाता है, टीचेस अस अबाउट द लाइकली आउटकम्स। आउटकम्स मतलब होता है परिणाम। तो ये पूछ रहा है कि इन द गिवन सेंटेंस, इस जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये जब ऐसे पूछ देगा तो आप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। कभी भी आपने कभी देखा है सब्जेक्ट के जगह पे, आप जब टेंस पढ़े होंगे तो उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो कभी भी आप स्टार्टिंग में अस कभी देखे हैं, नहीं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, और बोथ बी और डी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो अस जो लिखा हुआ है ये आपका है ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन किसका ऑब्जेक्टिव केस है,
तो जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये पूरे डिटेलिंग्स बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये मैं टेंस में आपको पढ़ा दूंगा जब मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा। तो ऑब्जेक्ट किसका केस है, ये वी। वी जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, वी जब हम सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे हैं तो वी यूज करते हैं। लेकिन इसका ही जब ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे इसको, जब हम लोग वी को ही जब हम लोग वी को ही ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वो अस बन जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये आप दिमाग में रख लीजिए। मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूं। देखिए ये सब मुझे पता है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। एक भी नोट्स कॉपी जो भी बनाएंगे, जो आप हर एक के पॉइंट्स को लिखिएगा उसमें। ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आपका अस जो है वो किसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस जो है वो किसका है, वी का ऑब्जेक्ट है अस, वी का ऑब्जेक्ट है अस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे जो बनेगा आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखा आपने कितनी जल्दी मैंने सॉल्व किया। देखिए मैं बता भी देता हूं, ऑब्जेक्ट अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, वी का। वी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। टीच वर्ब है और अस लगा तो जिसने सिखाया जा रहा है, जिसे सिखाया जा रहा है वो अस की तरह उसमें यूज हुआ है। जिस पर एक्शन पढ़े वो ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर एक्शन पड़े ऑब्जेक्ट होता है। का मतलब क्या है, मैं आपको रियल लाइफ से रिलेट करके इसको समझाता हूं, अपने ऊपर ही लेकर, कि सुमित सुमित इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, तो सुमित हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, पढ़ाना आपका आपका वर्ब हुआ क्योंकि एक्शन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहा है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट, सुमित सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो पढ़ाना हुआ वो वर्ब हुआ। तो इसमें बोल रहा है जिस पर एक्शन पड़े वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, जो अभी मैंने बताया आपको। प्रश्न इसी तरीके से आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका क्या बोलता है, 64 में आपका ये बोलना चाहता है कि वी मे रिपीट द मिस्टेक। कई बार हम क्या करते हैं, मिस्टेक रिपीट करते हैं। ठीक है, मिस्टेक को हम बार बार करते हैं। वी मे रिपीट मिस्टेक बट मतलब होता है लेकिन, एट लीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी। एट लीस्ट मतलब होता है कई बार हमें अवसर कम मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, कई बार हमको उस चीज को अवॉइड करना होता है, बचना होता है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है ये आप समझिए। कंजंक्शन होता है आपका दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। रियल लाइफ से रिलेट करके बताता हूं, जैसे आप लोग में से कोई राहुल होगा या कोई शालिनी होगी, तो मैं बोलूंगा शालिनी कड़ी मेहनत करती है क्योंकि उसको एग्जाम में टॉप करना है। तो जो क्योंकि है ये कंजंक्शन है, लेकिन है ये कंजंक्शन है। तो दो सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन कहलाता है। कंजंक्शन की बात बोला, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि बताइए कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कंजंक्शन द अंडरलाइन वर्ड्स कैन नॉट बी रिप्लेस। कैन नॉट, रिप्लेस नहीं किया जा सकता उस कॉन्टेक्स्ट से जो लिखा हुआ है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो रिप्लेस जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, देखिए यहां पे रिप्लेस क्या नहीं हो सकता, नेवरदलेस तो हो सकता है, हाउएवर भी हो सकता है। ठीक है, येट और हेंस, हेंस यहां पे क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, येट मतलब होता है अब तक, येट मतलब होता है अब तक, क्या नहीं आप हटा सकते वहां से, हेंस नहीं हटा सकते। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेंस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहां पे आपको मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। बट की जगह कोई नहीं आ सकता, आंसर क्या बोल सकता है, हेंस। बट उल्टा है, बट क्या है, उल्टा कॉन्ट्रेक्स्ट है। हेंस क्या है, परिणाम देने वाला पार्ट बोलते हैं हम लोग। दोनों का नेचर अलग अलग है,
दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, इसलिए रिप्लेस नहीं हो सकता। जो भी चीज है आपका, उसमें यह पूछा है कि बट जो है वो तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा और कौन सा चीज है जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका है हैंस। हैंस हम उसको क्या रिप्लेस नहीं कर सकते, वहां से हटा नहीं सकते। अगर सेंटेंस में हैंस भी लिख दिए तो वो हट नहीं सकता, और बट भी नहीं हट सकता है क्योंकि लेकिन है। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करते, लेकिन आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो लेकिन के अलावा, बट के अलावा और एक जो चीज है वो हैंस जो है वो नहीं हटेगा। ठीक है, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब चलिए 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न क्या बोलता है, 65 प्रश्न, इट इज द थॉटफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट वी हैव द शेप्ड ऑफ कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज द थॉटफुल एग्जामिनेशन, हमारे द्वारा जो सोचा हुआ चीज जो है एग्जामिन मतलब एग्जाम के बारे में, वो क्या करता है, वो हमें को एक शेप देता है और एक कोर्स देता है, कोर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिंदगी, इंसान के जीवन के लाइफ को समझने के लिए कोर्स देता है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, सॉरी। तो बताइए कौन कौन सा सही हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहला पढ़िए, हिस्ट्री इज ए जस्ट काइंड ऑफ ए आस्किंग क्वेश्चन। इतिहास जो है एक तरीके का सिर्फ क्वेश्चन को पूछने के लिए, हम पास्ट के में जो भी चीजें हुए हैं उसको पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, हिस्ट्री इज द स्टडी, जो इतिहास है हमको क्या मतलब उसको पढ़ना, और ऑफ दोस कॉजेस, जो भी कारण है हिस्ट्री में जो हुए इतिहास में, और जो उससे प्रभाव पड़ते हैं, इफेक्ट, विच इफेक्ट द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इतिहास में पढ़कर जो अब में इंसानों के को जिंदगी में, लाइफ में प्रभावित करता है। अब तीसरा पढ़ते हैं, हिस्ट्री इज द जस्ट क्रोनोलॉज क्रोलिंकिंग कसेस, क्रोलिंकिंग कसेस, द कसेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस। तो इसमें आपको बोलना चाहता है, देखिए इसमें क्या बोलना चाहता है, देखिए सबसे पहले आपका देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हिस्ट्री एक जस्ट काइंड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। अगर आपको वो चीज पता है तो लोग आपसे पूछ सकते हैं, तो बताइए कि आपका मुगल काल में कौन मतलब सबसे पहले शासन करने के लिए आया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले, तो पहला वाला तो करेक्ट है। तीसरा वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री इज अ जस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। क्या पढ़ लिया और पढ़कर समझ के छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो पहला तो है, क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो आप पास्ट के बारे में आप जान पाएंगे ना किसी भी से। दूसरा क्या, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दोस कॉजेज, तो इफेक्ट, अगर इंसान इतिहास को पढ़ता है और इतिहास को पढ़ के उसके लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जानकारी प्राप्त करके, तो वो भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बोथ ए 1 एंड 2। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्यों है 1 एंड 2 आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट किस किस चीज को दिखा रहा है इसके बारे में समझना है। तो पास्ट में सवाल पूछना बताया है उसमें, मतलब अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान है, जब इतिहास के बारे में कुछ नहीं जाता है तो सवाल पूछेगा ना, कारण पूछेगा, परिणाम को समझेगा, दोनों पैसेज में है, इसीलिए हम यहां पे यूज किया है। अब 66 प्रश्न क्या बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज। ठीक है, पैसेज में रीड कीजिए और स्टेटमेंट को बताइए। द बेनिफिट ऑफ द स्टडी हिस्ट्री, जो लाभ है इतिहास को पढ़ने से, द ब्रॉड रेंज, मतलब विस्तारित रूप में जो इंसान अपने लाइफ में अनुभव करता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस, विच इज कवर्ड, जो कि आपका पूरे चीज को कवर करता है, लड़ाइयों को और शांति को, सर्टेनली कवर्ड एज द नेशन एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ठीक है, पहला आप लोगों ने समझा। दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, ह्यूमन नेचर, जो इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्या है, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है, कई लोग गुस्सैल होते हैं, कई लोग शांत रहने वाले होते हैं, तो क्या बोल रहा है, ह्यूमन नेचर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। इमोशंस लाइक पैशन, ग्रीड, लालच और इनसिक्योरिटी, डर, इससे वो लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। द शेपिंग ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स, अब क्या बोल रहा है, नाउ, अब,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है आपका वो करेक्ट है, ये बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं तीनों कथन को। चार कथन दिया है या और भी कथन है? नहीं, चार कथन नहीं दिया है, चार ही कथन दिया है, ठीक है। चलिए, चार के अलावा कोई कथन है? नहीं। आई इज द आर्ग्यूमेंट, आई इज द आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट है, यानी कि जो पहला वाला बोल रहा है वो आपका तर्क है और दूसरा वाला उसका क्या है? एक्सप्लेनेशन है। ये है भाई क्या? दूसरा है, सेकंड इज द आर्ग्यूमेंट, यानी कि पहला तर्क है और दूसरा क्या है? उसका एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट इज द आर्ग्यूमेंट बट द सेकंड डज नॉट एक्सप्लेनेशन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके। ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ये आपका क्वेश्चन होते हैं आर्ग्यूमेंट, आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये आपका मैं अलग से वीडियोस में स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट को हमको किस तरीके से पकड़ना है, सही आंसर तक क्या क्या रूल फॉलो करना है, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ज्यादातर इसके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं आपको तरीका बता दूंगा सेकंडों में करने की। ठीक है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एक टॉपिक होता है, उससे ये पूछा है क्वेश्चन। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा कॉन्सेप्ट सहित। अब क्या बोल रहा है? देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द वन एंड टू। क्या बोल रहा है इसमें से? बताइए कि कोई भी कनेक्शन नहीं है पहले और दूसरे के बीच में। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, समझते हैं। तो इसमें जो हम लोग समझेंगे वो आपका, देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का एक फायदा है, मानव अनुभव की बहुत सारी चीजें सीखते हैं। पीस नेशनल और इंटरनेशनल में आता है। हिस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है, तो ये आप पढ़ के ही समझ में आ गया तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है ह्यूमन नेचर की हिस्ट्री का हिस्सा है। ह्यूमन की जो प्रवृत्ति है वो हिस्ट्री का एक हिस्सा है। पैशन, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, ह्यूमन इमोशंस शेप होते हैं। इंसानी भावनाएं हिस्ट्री को प्रभावित करती है। ठीक है, दोनों पढ़ के आपको क्या पता चला कि एक जो है, पहला जो है आपका, वो आपका तर्क दिया हुआ है। पहला जो है वो आपका तर्क दिया हुआ है और दूसरा उसका क्या है? विस्तारित है। तो ये वाला आंसर आपका क्या होगा? जो फर्स्ट है आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट तर्क दिया गया है और दूसरे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आई क्या है? ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई जो है इसमें किसको? लेखक को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मेन पॉइंट है। और सेकंड वाला क्या बोल रहा है आपका? दूसरे वाले पे उसका रीजन बता रहा है, इसलिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टेटमेंट एंड आपका आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, और उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। स्टेटमेंट यानी कथन और आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क, इसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ज्यादातर इसी क्वेश्चन पूछता है। अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट ऑथर नेगेट। क्या बोल रहा है कि आप बताइए कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑथर को नेगेट अबाउट द स्टडी, नेगेट कर रहा है इतिहास को पढ़ने के लिए। ठीक है, इट इज बोरिंग, कहता है कि नहीं, इतिहास पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? इट इज द मेमोराइजेशन ऑफ द नेम्स, डेट्स एंड प्लेसेस। क्या बोल रहा है कि इतिहास में हमको ज्यादा से ज्यादा जगहों का, ज्यादा से ज्यादा टाइमलाइन की मतलब कि डेट्स का, कि ये बैटल कब हुआ था, ये सब पढ़ने का जरूरत पड़ता है। या इट इज द थॉटफुल एग्जामिनेशन ऑफ द फोर्सेस दैट हैव द शेप्स ऑफ कोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या बोल रहा है कि ये एक सोचने का विषय है जो कि एग्जाम में मतलब पढ़ने के बाद हम जो अप्लाई करते हैं और जिससे कि एक इंसानों के जीवन में प्रभावित करता है। और चौथा क्या बोल रहा है हमको इसमें कि इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ इवेंट। ये क्या बोलता है? ये एक तरीके का परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, जो कि इवेंट, जो भी इवेंट हुए हैं इतिहास में, पास्ट में, उसका एक इन्फेरेंस बताता है करंट इवेंट से रिलेट करके, जोड़ के। तो यहां पे क्या बोलना चाहता है, देखिए आप, मैं को यहां पे समझाता हूं मैं आपको अच्छे से। ठीक है, लेखक रिजेक्ट करता है, क्या रिजेक्ट करता है? दोनों बातों को। क्यों रिजेक्ट करता है भाई? लेखक कहता है कि हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। नहीं, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, इतिहास बोरिंग नहीं होता है, हिस्ट्री याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। दोनों को गलत ठहराता है, यानी कि आपका कथन को भी गलत ठहरा रहा है और उसके कथन को जो तर्क दिया गया है उसको भी गलत ठहरा रहा है। यानी कि स्टेटमेंट को भी वो गलत बोल रहा है और उसके आर्ग्यूमेंट को भी गलत बोल रहा है। चार तरीके की कैटेगरी होती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस वाले सवाल
बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और फंसाता है, यहीं पे बच्चे छड़ जाते हैं। और पैसेज पैसेज में अनसीन, ये सब में ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, फुल में फुल नंबर चाहिए तो। ठीक है, दोनों ही आपके गलत हैं। तो ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो दोनों को रिलेशन ना देता हो। अब क्या बोल रहा है 68 क्वेश्चन, कि वी कैन एग्जामिन इवेंट फ्रॉम द पास्ट एंड द ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट द करंट इवेंट। व्हाट इज द नॉट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट। बताइए कि ऐसा जो वर्ड दिया गया है वो मीनिंग संबंधित नहीं रखता है इससे पैसेज में, वो बताइए। ओपिनियन, गैसेस, कंक्लूजन, वर्ड। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। इन्फरेंसेस इज नॉट अ मीनिंग। इन्फरेंसेस जो होता है वो एक कोई भी मीनिंग नहीं होता है उसका। आंसर क्या होगा, ओपिनियन। ओपिनियन, इन्फरेंसेस का मतलब होता है प्रूव, प्रूव से जो निकाला गया है, यानी कि कथन से जो आपका निष्कर्ष निकाला जाता है उसको हम इन्फेरेंसेस बोलते हैं। तो इन्फेरेंसेस तो कोई मीनिंग नहीं होता है। ओपिनियन मतलब होता है बिना प्रूफ की राय, मतलब मैंने आपसे कुछ पूछा ही नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके राय अपनी दे देंगे। तो ये होता है क्या, ओपिनियन। इसलिए ओपिनियन नॉट अ मीनिंग, मीनिंग ओपिनियन भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इन्फरेंस का नॉट मीनिंग ओपिनियन। इन्फरेंसेस के लिए जो, अब इन्फरेंसेस मतलब क्या होता है, कथन को ही जो एक्सप्लेन करता है उसको इन्फरेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मीनिंग है वो आपका नहीं है, वो है आपका ओपिनियन। ओपिनियन कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है 69 क्वेश्चन में कि इन दिस पैसेज, पैसेज में बताइए कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे क्या है, कॉन्ट्रे टू, कॉन्ट्रे टू मीनिंग्स क्या होता है। कॉन्ट्रे टू का मीनिंग होता है अपोजिट, क्योंकि मुझे पता है इसका मीनिंग क्या है। कॉन्ट्रे का मतलब होता है अपोजिट। डी इज अ करेक्ट आंसर। आइए समझते हैं क्यों। कॉन्ट्रे का मतलब होता है कॉन्ट्रे टू का अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, विपरीत अर्थ में। क्योंकि मुझे पता था, देखिए मैं 1 सेकंड में लगा दिया। अगर हम जैसे लोग वहां पे ज्यादा से ज्यादा बैठ जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब कंपटीशन हो जाएगा। इसीलिए आप हम मैं ये बोलना चाहता हूं, मेरी जिम्मेदारी सिलेक्शन दिलाना है, मार्क्स आपको क्वालिफाई कराना है। इसीलिए आप क्या कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और फुल में फुल मार्क्स लीजिए। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मार्क्स कटा के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब 70 क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट एग्री विद द गिवन पैसेज। बोल रहा है कि आपने जो पैसेज में पढ़ा है वो उस कौन सी ऐसी लाइन है जिससे आप एग्री नहीं करते हैं, बताइए। ठीक है, स्टडी हिस्ट्री इज अ बेनिफिशियल, इतिहास है हमारे लिए लाभदायक है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स आर्ट एंड लिटरेचर। तीसरा क्या बोल रहा है, हिस्ट्री प्रिडिक्ट्स द प्रोबेबल रिजल्ट। चौथा क्या है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, FUTILE, फ्यूटाइल। यहां से मैं एक वोकेबलरी देता हूं, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। क्या होता है, बेकार। ठीक है, लिख लीजिए, फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, वहां काम अपना करना जहां से कोई रिजल्ट ना मिल रहा है उसको फ्यूटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस पैसेज से संबंधित नहीं रखता है, बताइए। तो यहां पे जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूटाइल, जो कि पैसेज के हिसाब से गलत, डिसएग्री कौन सा है। तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री फ्यूटाइल, क्योंकि पैसेज कहता है हिस्ट्री बहुत यूजफुल है। आपको जो पैसेज ने कह दिया उसको आपको ब्रह्मास्त्र मानना है, भले आप कुछ भी पैसेज में दिया हो उसको करेक्ट 100% मानना है। आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो पूरा करेक्ट और रॉन्ग, करेक्ट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। जब आपसे बोल रहा है पैसेज में कि इतिहास बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, तो आप उसको मतलब कुछ भी गलत नहीं लगाएंगे अपने मन से सोच के। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकार। ये वर्ड पैसेज में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, तो ये आपका हो जाएगा डी इज अ करेक्ट आंसर।
आई होप आपको पूरे ही पैसेज, अनसीन पोयम, अनसीन पैसेज को लाइन बाय लाइन मैंने समझाया, और समझाने के साथ साथ हर एक वर्ड के, हर एक लाइन में जितने भी हार्ड वर्ड्स थे उसका मतलब समझाया, सारी चीजों को हिंदी में मैंने आपको समझाया। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब से प्रीवियस ईयर डायरेक्ट आपके हर एक चीज में आएंगे, है ना। अब देखा होगा आपने कितनी जल्दी जल्दी मैंने सॉल्व किया, आप भी ऐसे कर सकते हैं जब आप डेली मेरी वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो वीडियोस आपने मेरा नहीं देखा, तो आप अपनी सिलेक्शन कैसे कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि ज्यादातर आपको पढ़ा दिया जाता है, खुद से आके पढ़ के समझा दिया जाता है, ये होता है, ये वो होता है, लेकिन आपका शब्दकोश कैसे बढ़ा, वोकैबुलरी कैसे बढ़ा, कोई बताएगा? वोकैबुलरी नहीं, मैंने वोकैबुलरी भी आपको इसमें बता दिया, जिससे कि शब्दकोश ज्यादा से ज्यादा पे कमांड होगा, तभी तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्या करिए, जो भी आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं उनसे आप शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। इसी तरीके से आपका एग्जाम हुआ, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का उठा के पूरा सॉल्व कराया हूँ, और ऐसे सॉल्व करेंगे तो पूरा में पूरा आपका नंबर कहीं गया नहीं है, ठीक है। और मेरा मकसद ही है आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन कराना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, एक और मतलब इंग्लिश के लेक्चर्स को लेके, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तब तक लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और इस बार जरूर लीजिए। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।